नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग किन चीजों के बारे में जानेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में जानेंगे। और सिर्फ बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा सा और अकेला हिस्सा है। दरअसल ये वाला हिस्सा कई सारे हिस्सों को एक साथ समेटे हुए है। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के इंपॉर्टेंस की। तो आप लोग एक लाइन में बस इतना जानो कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के रीढ़ की हड्डी होती है कौन? आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन अच्छे से नहीं पढ़ाया गया होगा तो सीधा ही से बात है कि स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन आप लोगों को आईआईटी जेईई नीट कहीं भी मिलेगा, आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप करोगे या फिर आपसे नहीं बनने जा रहा है वो वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? तो आइडियल गैस इक्वेशन को अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना है इस पूरे वीडियो को और पूरी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आइडियल गैस इक्वेशन के अबाउट। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किन किन चीजों के बारे में? तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, जो कि होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो कि आप लोग कई जगह ऑलरेडी देख रखे होंगे। ठीक है। दूसरे हम लोग जानेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में कि आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पर हम लोग डिफरेंट गैस लॉ को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? अलग अलग तरह के गैस लॉ को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे इंटर रिलेट करते हैं। दरअसल आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला यानी कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो वो अलग अलग तरह के गैस लॉ के आधार पर ही हम लोग देखेंगे। और यहाँ चैप्टर में जो अलग अलग गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैलियो-सेक्स लॉ हम लोगों ने देखा था, उसको भी एक बार रिवाइज करवा देंगे। तो यहाँ पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो आइडियल गैस इक्वेशन के साथ साथ आप लोगों को डिफरेंट गैस लॉ के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि क्लोज सिस्टम में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंटर रिलेशनशिप हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? इंटर रिलेशनशिप। ओके। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पर हम लोग किसी भी गैस की डेंसिटी जो होती है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि कोई गैस दिया हुआ है, किसी सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर उस गैस की डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी आज के लेक्चर में हम लोगों को सीखने को मिलेगा। और इन चीजों से भी महत्वपूर्ण यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में जानेंगे, जिसको कि हम लोग कैपिटल आर से भी दर्शाते हैं। आर इज एक्चुअली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और आर के अलग अलग यूनिट में जो वैल्यूज अलग अलग होगा उस बारे में भी आज के लेक्चर में जानेंगे। तो सोच लो कि ये चैप्टर यानी कि ये लेक्चर दरअसल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन को जानने के पहले हम लोग डिफरेंट गैस लॉ को देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस पी, वी, आर एंड टी। ओके। दरअसल बच्चों हम लोगों को 4 गैस लॉ के बारे में पढ़ना होता था, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देख रखा है। कौन कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैलियो-सेक्स लॉ। जिन लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है उनके लिए भी ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, क्योंकि यहां पर हम शॉर्टकट में समझाते हैं कि बॉयल्स लॉ होता क्या है, चार्ल्स लॉ होता क्या है, एवोगाड्रोस लॉ होता क्या है और गैलियो-सेक्स लॉ होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैस के कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है। वो क्या क्या? प्रेशर। ओके। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी जरूरत होती है दैट इज वॉल्यूम। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी जरूरत होती है हमें वो है टेम्परेचर। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिक्वायर्ड टू शो द बिहेवियर एंड कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर गैसियस सिस्टम इज नंबर ऑफ मोल्स, जिसको कि n से दर्शाते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो संबंध होता है ना किसी भी गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो संबंध होता है वही बॉयल्स लॉ दर्शाता है, जिसको कि हम 1 से दर्शा रहे हैं। 1 मींस व्हाट? बॉयल्स लॉ। ओके। यानी कि बॉयल्स लॉ में हम लोग देखते हैं किसके किसके बीच संबंध? प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस, जब बाकी का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट हो। बाकी का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल। ओके। यानी कि कोई भी गैसियस सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट मींस व्हाट? क्लोज सिस्टम, बर्तन बंद है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि क्लोज सिस्टम रहे, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो संबंध होता है दैट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय बॉयल्स लॉ। और ये बोलता क्या है? बॉयल्स लॉ का कहना होता है वॉल्यूम ऑफ एनी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस if what
number of moles and temperature of the system is constant. Number of moles constant means जल्दी बता दो, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट मींस क्लोज सिस्टम होना चाहिए। यहां पर लिख भी देता हूं मैं n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। और दूसरा यहां पर लिख रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस व्हाट, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। दिख नहीं रहा होगा, जानते हो क्यों? इस वजह से नहीं देख रहा होगा क्योंकि आप लोग वीडियो लो क्वालिटी में देख रहे होगे। यहां पर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, यहां पर टॉप राइट में देयर इज ए बटन, जहां पर तुम लोग क्लिक करोगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। उस क्वालिटी ऑप्शन में आप लोग जाके मैक्सिमम पिक्सल्स यानी कि 480, जो भी आप लोगों का मैक्सिमम 720 अगर आ रहा हो तो और भी अच्छी बात है, तो 480 मिनिमम पिक्सल्स में जाकर इस वीडियो को देखो तो सारी चीजें स्पष्ट आप लोगों को नजर आएगी, ओके। और एक बात तो आप लोग जानते ही हो, वीडियो को लाइक कर दो, कोई बड़ी बात है नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन्हें भी मोटिवेट करो। किस चीज के लिए? वीडियो देखने के लिए नहीं, वीडियो देखे तो भी अच्छा है, चैनल भैया सब्सक्राइब प्लीज कर देना, ठीक है ना, बिकॉज इट मीन्स ए लॉट फॉर मी, ओके। चलो यहां आते हैं चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? तो चार्ल्स लॉ के अनुसार रिलेशनशिप स्टैब्लिश हम लोग करते हैं किसके बीच? तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो यहां पर 2 से हम लोग दर्शा रहे हैं। 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का जो संबंध होता है किसी भी गैस का, उस संबंध को हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच इंटर रिलेशनशिप हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं तो बाकी का 2 पैरामीटर मींस व्हाट, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स शुड बी कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट means isobaric process, number of mole constant means in a closed system means number of moles constant, ठीक है। तो यहां पर सेकंड में हम लोग लिखते हैं चार्ल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ एनी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ओके। हम लोग यहां पर 2 चीज वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच संबंध लिख रहे हैं, तो बाकी का 2 चीज यानी कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि क्लोज्ड सिस्टम, क्लियर है। क्लोज सिस्टम मींस n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इट और नॉट। और दूसरा जो है प्रेशर कांस्टेंट है ना, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। इन चीजों को, इन शब्दों को भी सीखते चले जाना बच्चों, हर जगह इस्तेमाल होता है। P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सही है। तो सिमिलरली एवोगाड्रोस लॉ की अगर हम लोग बात करें, एवोगाड्रोस लॉ में हम लोग किसके बीच रिलेशनशिप को दर्शाते हैं? तो एवोगाड्रोस लॉ में बच्चों हम लोग वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। किसके बीच? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो यहां 3 लिख देते हैं। 3 मींस व्हाट? 3 इज एवोगाड्रोस लॉ, ओके। तो 3 कहने का मतलब हुआ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच के संबंध को हम लोग एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। और एवोगाड्रोस लॉ में जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच संबंध हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो बाकी का 2 पैरामीटर यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच क्या रिलेशनशिप था याद हो अगर आप लोगों को, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कब? वॉल्यूम इज नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, कब? जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मींस व्हाट? प्रेशर कांस्टेंट मींस जल्दी बोलो, आइसोबारिक प्रोसेस, सही है ना। प्रेशर कांस्टेंट मींस आइसोबारिक प्रोसेस। और दूसरा और क्या चीज कांस्टेंट होना चाहिए? और कौन सा पैरामीटर बचा? टेम्परेचर बच गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मींस क्या होता है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आप लोगों ने वीडियो की क्वालिटी को इंप्रोवाइज करी होगी तो आप लोगों को साफ साफ नजर भी आ रहा होगा, सही है। तो गेल-ल्यूसैक्स लॉ क्या बोलता है कि गेल-ल्यूसैक्स लॉ दरअसल प्रेशर और टेम्परेचर के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्लियर हुआ? गेल-ल्यूसैक्स लॉ किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच संबंध को हम लोग 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 मींस व्हाट? गेल-ल्यूसैक्स लॉ। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो संबंध है जब हम लोग स्टैब्लिश करते हैं रिलेशन इन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एनी गैसियस सिस्टम, देन वॉल्यूम and number of moles of the gas should be constant, is it or not? तो यहां पर देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट मींस व्हाट? क्लोज सिस्टम, ओके। तो गेल-ल्यूसैक्स लॉ में कौन सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है? तो गेल-ल्यूसैक्स लॉ में प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच का संबंध स्टैब्लिश होता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड इन दिस कंडीशन, व्हेन दिस कंडीशन इज एस्टैब्लिश्ड, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट नहीं और क्लोज्ड सिस्टम रहे। क्लोज सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? क्लोज सिस्टम मींस n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट
और क्या बच्चा, जल्दी बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कहने का क्या मतलब हो गया बच्चों, V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट मींस आइसोकोरिक प्रोसेस, याद है, ISOCHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये समरी हो गया क्या चीज का, तो ये समरी है तुम लोगों का डिफरेंट गैस लॉ का, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि यदि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि बंद बर्तन में कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, यानी कि क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम किसी भी गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तुम लोग ऐसे भी जानते थे, है ना। एवोगाड्रोस लॉ क्या बताता है कि यदि प्रेशर और टेम्परेचर कोई भी गैसेस सिस्टम का कांस्टेंट रखेंगे तो उस परिस्थिति में गैस का वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी क्लोज सिस्टम में यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट रहे और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहे, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो उस परिस्थिति में प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट, मींस व्हाट, एज द टेम्परेचर ऑफ एनी गैसेस सिस्टम इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ द गैस विल आल्सो इंक्रीजेस। प्रोबेबली समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ आते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन एक चुटकी में हो जाता है। यहां पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ लगेगा, बाकी गेल-लुसाक्स लॉ को हम लोग हटा दे रहे हैं, ओके। तो तीन गैस लॉ के बारे में अभी अभी हम लोगों ने बच्चों देखा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, उन तीनों गैस लॉ में वॉल्यूम का कोरिलेशन था बाकी कैरेक्टरिस्टिक से। ध्यान से अगर देखो तो बॉयल्स लॉ के अनुसार वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज इट और नॉट। यहां पर चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर क्या क्या कांस्टेंट रहता था, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, यही ना था। यहां पर ये वाला इक्वेशन कब, एट कांस्टेंट व्हाट, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल, सही है। तो और एवोगाड्रोस लॉ में बच्चों हम लोग किसके किसके बीच रिलेशनशिप को देखे थे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो चलो ये जो कांस्टेंट वांस्टेंट है उसको भी हटा देते हैं कि उन लोगों को बिल्कुल झूठ मूठ का कंफ्यूज कर रहा होगा ये कांस्टेंट वांस्टेंट। सामान्य तौर पर देखो, क्योंकि कम चीज दिखता है ना, कम चीज दिखता है तो क्लियर दिखता है, ज्यादा चीज रहेगा गड़बड़ हो जाता है। तो यही चीज आप लोग गलती करते हो। गलती क्या करते हो, सामान्य भाषा में देखो, पढ़ाई जब हम लोग करते हैं यूट्यूब पर पढ़ने में परेशानी क्या आती है कि ऐसा जब कोई भी वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, तो मेरे अलावा भी कई तरह का कोरिलेटेड वीडियो आप लोगों को नीचे नीचे नजर आएगा, मन बहकता है, अरे वो देख लेते हैं, अरे वो देखें, वो थंबनेल तो मजेदार है, ये है वो वगैरह वगैरह, तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो वीडियो देखते देखते 2 ही मिनट में आप लोग जैसे बोर हुए, फटाक से नीचे चले गए, या फिर हो सकता है गाना आ रहा है नीचे, मूवीज आ रहा है, प्रैंक वीडियोस आ रहा है, कुछ आ रहा है, अजीब गरीब सब चीज जो भी आपको पसंद उस टाइप का। यूट्यूब बहुत होशियार है, वो आपके टेस्ट को पहचानता है, आपको जिस तरह का वीडियो देखने में आनंद आता है ना, वैसा ही वीडियो नीचे सजा कर रखता है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट हुए, उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, वही डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर था, बहुत सारा चीज रहेगा ना, तो जो मेन चीज है उससे फोकस हट जाता है। तो मेन चीज, मेरा वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तभी मेरा वीडियो मेन चीज है, फोकस गड़बड़ाने के लिए किनारे में बहुत सारा चीज यूट्यूब पर रोज के रखा हुआ है। तो उससे बचने के लिए ये हमेशा नियम अपने मन में लगाओ, अपने दिलो दिमाग में इस आदत को डाल लो कि जब कभी भी यूट्यूब पर हम लोग वीडियो देख रहे हो, मेरा हो या फिर किसी भी टीचर का, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए शुरू से लास्ट तक एक टक देखते जाओ। एक टक देखने से फायदा क्या होता है कि शुरू से लास्ट तक की चीजों को आप लोग क्लियर समझोगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ऐसा कैसे कर सकते हो, तो एक जादू बता रहे हैं, लेकिन किसी और को मत बताना, किसी को नहीं बताना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए, ठीक है। और वो जादू ये है कि हमेशा वीडियो को फुल स्क्रीन में देखो। फुल स्क्रीन में जैसे वीडियो को देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन वाला चीज नजर ही नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली जब वीडियो लास्ट होगा तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होना उसके बाद मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये वाला टिप किसी को बताना नहीं, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इन तीनों को मिलाकर अगर हम लोग लिख दें, इन तीनों को मिला दो तो बता दो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया। वॉल्यूम देखो ऊपर में नंबर ऑफ मोल है ना, टेम्परेचर का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना,
लेकिन प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबको मिलाकर एक साथ अगर लिखते हैं तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा, वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब ये प्रोपोर्शनलिटी का टर्म अगर हम लोग हटाते हैं तो यहां पर कांस्टेंट के रूप में कैपिटल आर हम लोग यूज करते हैं। एक प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, एन और टी था, यहां पर हम लोग कैपिटल आर यूज करनी है और इधर एन टी बाई पी। अगर वीडियो कट जा रहा है तो मैनेज कर लेना। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटाया हमने और यहां पर कैपिटल आर लगाया। तो आर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। एन टी डिवाइडेड बाय पी तो वैसे ही है। अब पी को इस साइड ले आते हैं, तो पी को जैसे हम लोग इस साइड लाएंगे तो पी भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, पी भी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर उधर चला जाएगा। तो बताओ तो क्या हो जाएगा जल्दी, एन आर टी। याद हुआ? तो यानी कि हम लोगों के पास एक फॉर्मूला बन गया और उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जल्दी से याद करो। तो याद हुआ? अगर याद हो गया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। 2 बार लाइक मत कर देना क्योंकि पिछला लाइक वाला गायब हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 2 बार लाइक नहीं करना, एक ही बार लाइक करना। चलो जल्दी से याद करो। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू आर सम कांस्टेंट हम लोग अभी देख रहे हैं, और टी मींस एब्सोल्यूट टेंपरेचर, एंड दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज आइडियल गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस होता क्या है। तो आइडियल गैस का डेफिनेशन होता है ऑल दोज गैसेस दैट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन इन इंटायर रेंज ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड आइडियल गैस। मतलब हर एक कंडीशन में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर कोई गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे तो उस गैस को ही हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं, आइडियल गैस। यानी कि आइडियल गैस का यही डेफिनेशन। आप लोगों से कभी पूछा जाए व्हाट इज आइडियल गैस तो सीधा जवाब दोगे हर वो गैस जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे उसे हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं। तो सवाल आएगा क्या देखे हो आइडियल गैस, तो तुम लोग जवाब दोगे नहीं। आइडियल गैस देखे हो, बोलोगे नहीं। क्यों नहीं देखे हो? क्योंकि दुनिया में कोई आइडियल गैस होता ही नहीं है ना। आइडियल गैस होगा तब तो। आइडियल क्या होता है, जैसे कि आइडियल स्टूडेंट का डेफिनेशन बोलो। आइडियल स्टूडेंट का डेफिनेशन एक ऐसा स्टूडेंट जो सुबह में 4 बजे उठे, ठीक है, सुबह 4 बजे उठे, 4:15 तक वो अपना तैयार व्यार हो गया नहा धो के, 4:15 से लेकर वो 5:15 तक मेडिटेशन 1 घंटा करे, 5:15 से लेकर 6:15 तक योगा एक्सरसाइज करे, 6:15 से लेकर वो 7 बजे तक जो है 6:15 से मान लो 6:20 तक वो नाश्ता वास्ता कर ले। आइडियल का कंडीशन बता रहे हैं। 6:20 में वो स्कूल चला गया, 11 बजे स्कूल से आया, 11:05 तक वो अपना लंच कर लिया, 11:05 से वो पढ़ने के लिए बैठ गया, पढ़ रहा है 2 बजे तक पढ़ा, 2:05 तक वो अपना फिर से स्नैक्स वगैरह ले लिया, 2:05 में फिर पढ़ने बैठ गया, पढ़ रहा, फिर मम्मी आए बच्चा थोड़ा सा और नाश्ता कर लो, तो 5:05 तक नाश्ता कर लिया, 5:05 से फिर पढ़ने बैठ गया, पढ़ रहा है, 10 बजे तक वो पढ़ते रह गया, फिर 10:05 में वो डिनर कर लिया, उसके बाद फिर पढ़ रहा है, 12 बजे मम्मी आई, 2 थाप लगाया, दूध पिया तुमने, दूध पिलाया, दूध पीकर वो 1 बजे तक मान लो पढ़ रहा, 1 बजे फिर मम्मी आए, 2 थाप दिया, सूत गया बच्चा, फिर 4 बजे अगले दिन उठा, फिर वही प्रक्रिया दोहराए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोग भी बचपन से सुन रहे होंगे कितना बजे सो, इतना बजे उठो, इतना पढ़ो, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। इवन अभी जब 11th में गए होंगे तो इतना सारा सजेशंस आया होगा आइडियल बनने के लिए, आइडियल स्टूडेंट बनने के लिए। क्या आप लोग हर किसी एक सजेशन को फॉलो कर पा रहे हो? एक भी सजेशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। रूटीन में आओगे अगले दिन बिगड़ जाएगा, रूटीन में आओगे अगले दिन बिगड़ जाएगा। तो वही बात होता है, वो कंडीशन है गैस के लिए। कोई भी गैस अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को साथ साथ फॉलो करे, इसको भी फॉलो करे, इसको भी करे, इसको भी करे, तो उसे ही हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं, जो कि रियलिटी में होता ही नहीं है। आइडियल गैस होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। होता कौन है? रियल गैस, जो कि इस आइडियल गैस इक्वेशन से थोड़ा बहुत डेविएट करता है, जिसके बारे में हम लोग को चैप्टर के अगले हिस्से में पढ़ना है। यानी कि चैप्टर 2 हिस्सा है, एक हिस्सा है आइडियल गैस और दूसरा हिस्सा है रियल गैस। अभी हम लोग इमेजिन करते हैं कि जितना भी गैस क्वेश्चन में नजर आ रहा है, जितना भी गैस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा गैस आइडियल अगर रहता तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता। तो उस आइडियल कंडीशंस को लेकर एज्यूम करके हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? तो चलो हम लोग आते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर।
अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है। पीवी इक्वल टू एनआरटी को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर क्वेश्चन इस तरह का रहा कि इन ए क्लोज सिस्टम, ठीक है ना, इन ए क्लोज्ड सिस्टम, यदि क्लोज सिस्टम की बात करें बच्चों, तो आप लोगों को पता है कि क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो बताओ, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रख लें और आर तो कांस्टेंट है ही, तो उस परिस्थिति में बता दो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो जानते ही थे, तो टी को इस साइड कर दिए, तो पीवी बाय टी इज इक्वल्स टू एन आर। दिखा, यदि पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी में टी को अगर हम लोग इस साइड कर दें तो पीवी बाय टी इज इक्वल्स टू एन आर हो जाएगा ना। और एन कांस्टेंट है, क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट और आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा चीज जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं बच्चों, ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में पी भी बाय टी जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इस परिस्थिति में पी भी बाय टी जो है वो कांस्टेंट, और पी भी बाय टी अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या एक फॉर्मूला हम लोगों को बन जाएगा, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। समझ रहे हो किस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम बोलना जरूरी है, क्लोज सिस्टम मतलब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, और बोल दे कि पहले कुछ प्रेशर था, बाद पहले कुछ वॉल्यूम था गैस का, पहले कुछ टेम्परेचर था गैस का, उसमें कुछ चेंजेस किए और बाद में जाकर गैस का प्रेशर जो है समथिंग हो गया, वॉल्यूम जो है समथिंग हो गया, और बताओ तो बाद का टेम्परेचर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो शुरू का प्रेशर, शुरू का वॉल्यूम, शुरू का टेम्परेचर यूज कर लेंगे, बाद का प्रेशर, बाद का वॉल्यूम यूज कर लेंगे, तो बाद का टेम्परेचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर कुछ और। इस 6 में से, यहाँ पर 6 अननोन है ना, 6 वेरिएबल, इस 6 वेरिएबल में कोई भी 5 चीज दिया हुआ है और एक छठा चीज आप लोगों से पूछे तो वो आप लोग इजिली निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन तब कब, जब ये क्लोज सिस्टम के लिए क्वेश्चन पूछा गया हो, क्योंकि क्लोज सिस्टम रहेगा तभी तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा तभी तो ये सारा कुछ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो तुम लोगों को यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन नजर आ रहा है, यहाँ पर पी है क्या, पी इज प्रेशर ऑफ द गैस, ओके। भी क्या है बच्चों, जल्दी से बता दो, भी इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, भी क्या है, गैस का वॉल्यूम। टी क्या है, दिस इज ABSOLUT, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बार बार बोल रहे हैं, ये क्या होता है, केल्विन स्केल के टेम्परेचर को हम लोग सिंपली एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ये गैस का नंबर ऑफ मोल्स है। आर क्या है, आर इज यूनिवर्सल, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर हुआ, याद रखना, आर इज व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जानते हो इस आर का वैल्यू को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज अभी के अभी याद करो, अभी के अभी हाथ जोड़ के गुजारिश है। चलो, आर का वैल्यू क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू वो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट के साथ याद करना है, और ये इस यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, यानी कि पूछा जाएगा कि आर का वैल्यू बताओ एसआई यूनिट में, तो आप लोग क्या जवाब दोगे। तो आर का वैल्यू एसआई यूनिट में होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इस जूल को अगर अर्ग में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। जानते हो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो इतना जूल बराबर इतना इंटू 10 पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। अब इसी को कैलोरी में बदलो, तो जूल इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेड बाय 4.186, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये सब जानते हो ना, 1 कैलोरी जो होता है 4.186 जूल होता है। तो जूल को कैलोरी में बदलोगे तो 4.186 से डिवाइड करोगे, तो इस वैल्यू में 4.186 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के बराबर हो जाएगा। सही है ना। लेकिन सामान्य तौर पर जो आर का अलग अलग वैल्यू इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में, वो होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। याद हुआ, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल। एटीएम को बार में अगर आप लोग तब्दील कर दो तो 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। क्लियर है। तो यहां पर आर का जितना वैल्यू, जल्दी से याद करो, ये स्क्रीनशॉट लो
और अभी कभी रुक के याद करो, क्योंकि यहाँ पर हम 30 सेकंड आप लोगों को दे रहे हैं और 30 सेकंड के लिए रुक भी रहे हैं। तो आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.314 इंटू 10⁻⁷ आर्क पर मोल पर केल्विन। आर का वैल्यू 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, 0.083 बार पर लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना। तो ये दोनों बार बार इस्तेमाल आएगा और बाकी चीज भी याद इस्तेमाल आएगा। कब कौन सा वैल्यू यूज करें, मन में आता है ना, कौन सा वैल्यू कब इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा वैल्यू कब इस्तेमाल करें तो वो यूनिट से पता चलता है। तो फटाफट हम लोग देखते हैं, पहले इन चीजों का ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना सीख ही गए आप लोग। तो फटाफट देखो, आइडियल गैस इक्वेशन तो नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है क्या? सब हर किसी को नजर आना चाहिए, ठीक है ना। ये आइडियल गैस इक्वेशन नजर आ रहा है। यहां पर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय NT, है ना। R will becomes equals to P into V divided by NT। तो तुम देखो R का यूनिट क्या होगा, R का यूनिट होगा प्रेशर का यूनिट इंटू वॉल्यूम का यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल का यूनिट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का यूनिट, है ना। तो तुम देखो कि प्रेशर को अगर हम लोग बार में यूज कर ले, टेम्परेचर केल्विन में यूज कर ले, नंबर ऑफ मोल को मोल में यूज कर ले और टेम्परेचर को वॉल्यूम को क्या था लीटर में यूज कर ले और टेम्परेचर को केल्विन में यूज कर ले, तो देखो तो आर का यूनिट क्या होगा, बार लीटर पर मोल पर केल्विन, बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और उस स्थिति में आर का वैल्यू कितना यूज करोगे, 0.083। सही है। तो अब अगर आर का वैल्यू, यहां पर प्रेशर का वैल्यू तुम एटीएम में रख लो, प्रेशर का वैल्यू एटीएम में रख लो, वॉल्यूम लीटर में रख लो और नंबर ऑफ मोल में है, टेम्परेचर केल्विन में, तो आर का वैल्यू 0.0821 हो जाएगा और यूनिट क्या होगा, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। समझ में आ रहा है ना। यानी कि क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, मोल जो है नंबर ऑफ मोल में ही दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, तो आर का ये वाला 0.0821 वाला वैल्यू यूज करोगे। लेकिन अगर प्रेशर बार में दिया है, टेम्परेचर केल्विन और वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, तो 0.083 यूज करोगे। लेकिन अगर प्रेशर जो है वो एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट क्या होता है, जल्दी से बोलो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, वॉल्यूम जो है वो लीटर में, तो ऐसा यूनिट में वॉल्यूम क्या होता है बताओ तो, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, तो मोल ही होगा, टेम्परेचर तो ऐसा यूनिट भी केल्विन होता है। तो इस परिस्थिति में यानी कि प्रेशर अगर पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहे, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहे, तो उस परिस्थिति में तुम ऐसा यूनिट यूज करोगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बाकी उसी अनुसार प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल के डिफरेंट यूनिट के आधार पर हम लोग अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे जो एनटी है, एनटी मतलब पर मोल पर केल्विन, तो वो तो हर जगह है, पर मोल पर केल्विन, 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 यानी कि हर यूनिट में नंबर ऑफ मोल में ही है और टेम्परेचर केल्विन में, कहीं सेल्सियस है नहीं, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में ही होता है। सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के बदलने के वजह से तुम्हारा आर का यूनिट अलग अलग होता है। अब आर का वैल्यू ये कैसे आया, तो देख लो आर का वैल्यू कैसे आया। तो आर के वैल्यू का ये वैल्यू, आर के वैल्यू को इतना आने का वजह की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके पहले एक छोटा सा नॉलेज भी आप लोग जान लो, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इसको भी जान लो, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एक मिनट रुक कर यहां पर देख रहे हैं, तब तक आप लोग आर का वैल्यू याद करो। बस दोबारा हाजिर है, प्यास व्यास लग जाता भाई। तो देखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अलग अलग यूनिट, तो ऐसा यूनिट जो होता है वो तो होता है जूल। तो सबसे पहले जानो कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, और ये सारी बातें याद रखना आप लोग, ठीक है। उसी तरह से 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग, अर्ग जो होता है दैट इज सीजीएस यूनिट। और इसी तरह से अगर आप लोगों से पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है। और 1 एटीएम लीटर, अगर कहीं पर एटीएम लीटर है तो वो भी सोचो क्या चीज का यूनिट है, आर का, सॉरी एनर्जी का ही यूनिट है। और 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल पर जूल, बस सिंपली जूल। तो याद करो तो जल्दी जल्दी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, फटाफट 1 joule is equals to 10 to the power 7 or 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 power -19 joule and 1 atm liter is equals to 101.3 joule। अगर कभी कभी क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एटीएम लीटर है, बोलेगा सबसे बड़ा यूनिट कौन है, सबसे बड़ा यूनिट, तो याद रखना एटीएम लीटर इज द लार्जेस्ट, उसके बाद कैलोरी,
सबसे बड़ा एटीएम लीटर, उसके बाद कैलोरी, उसके बाद जूल, उसके बाद आर पर सबसे छोटा वैल्यू, एनर्जी के सबसे छोटे वैल्यू को यूज मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीजों को कॉपी में लिखते चले जाना, स्क्रीनशॉट ले लेकर, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं आर का जो ये वैल्यू आया है ये कैसे आया। तो कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस एट एसटीपी, याद है एसटीपी, ओल्ड कन्वर्जन के अनुसार, ओल्ड कन्वर्जन, मॉडर्न के अनुसार भी रख सकते हैं, ओल्ड के अनुसार भी रख सकते हैं। चलो ओल्ड वाला पहले लिखते हैं। तो ओल्ड वाला रखोगे तो 1 मोल है तो एन का वैल्यू तो 1 मोल हो ही गया। एसटीपी है, एसटीपी मतलब टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 केल्विन, सही है। तो इसी तरह प्रेशर कितना होता है एसटीपी पर, दैट इज 1 atm, कब, ओल्ड वाले में। अगर मॉडर्न वाला लोगे तो प्रेशर 1 बार होता है, और 1 मोल गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम याद है 22.414 लीटर होता है, 22.4 लीटर भी रख सकते हो। तो बताओ, तो चूंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीवी बाय एनटी। तो पीवी इक्वल्स टू, पी की जगह 1 रख दो, भी की जगह रखो फटाफट 22.414 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल 1 और T इज इक्वल टू 273.15, ठीक है। तो इसको जैसे गुना भाग करोगे तो यूनिट पहले रख दो, प्रेशर का यूनिट क्या था एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट क्या था लीटर, नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल ही था, और टेम्परेचर का यूनिट क्या था पर केल्विन, ठीक है ना। तो वो यूनिट रख दिया। अब इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को निकालने का तरीका सिखाते हैं तुम लोगों को, समझे। इस तरह का कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, या सब्सट्रैक्शन, जो भी है गुना भाग, इसको फटाफट हम लोग कैसे निकालते हैं, फटाफट वो जादू से दिखाते हैं। तो वो जादू है, इसको याद कर लो, तो सीधा इसका जो वैल्यू होगा वो होता है कितना, 0.0821 एटीएम, यहां से देखकर लीटर पर मोल पर केल्विन। गुस्साना नहीं भाई, यही तरीका होता है, सीधा रिजल्ट याद कर लो, फटाफट उस कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन को तुम लोग निकाल सकते हो। नहीं तो आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन कैसे आया, तो इस तरह से आया। इसी तरह से अगर यहां मॉडर्न लिख देते हैं, ठीक है ना, यहां पर मॉडर्न एसटीपी अगर हम लोग लिख देते हैं तो नंबर ऑफ मोल 1 मोल होगा, टेम्परेचर इतना ही रहेगा, लेकिन प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर विल बिकम्स 1 बार। तो यहां प्रेशर की जगह 1 रख दोगे और बार यहां यूज करोगे तो बताओ, तो यहां वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22.7 लीटर। याद होगा मोलर वॉल्यूम जो होता था मॉडर्न कन्वर्जन के अनुसार, मोलर वॉल्यूम जो होता था वो कितना होता था, 22.7 लीटर, ठीक है ना। तो बताओ, तो यहाँ n के जगह 1 मोल, सॉरी प्रेशर के जगह 1 बार यूज कर ले, वॉल्यूम के जगह 22.7 अगर करें इस्तेमाल, तो यहां पर एटीएम की जगह क्या हो जाएगा, बार। और अब इसको गुना करोगे ना तो ये वैल्यू आएगा 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये वाला आर का वैल्यू कैसे आया, समझ में आया। इसी तरह से अगर यहां पर एसआई यूनिट में सारा कुछ रख दोगे, ये प्रेशर 1 बार है तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लीटर को 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो होता है 10 पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो उस तरह का वैल्यू रखोगे तो ये 8.314 हो जाएगा। और वो सारी चीजें आप लोग खुद से निकालना, ठीक है ना, क्योंकि अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं किसके तरफ, हाउ कैन वी डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ द गैस ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। वॉच इट। तो ध्यान से देखो यहां पर कि क्या होता है, वी कनो दैट, कनो मतलब समझ रहे हो ना, कनो बस तुम लोगों को हंसाने के लिए है, बाकी तो नो ही है। वी नो दैट PV is equals to nRT, सही है। तो PV is equals to nRT, नंबर ऑफ मोल होता क्या, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इज इट और नॉट, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पीवी इज इक्वल्स टू एन के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू आरटी, दिखा, पीवी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू आरटी। अब बाकी चीज को इधर करो तो क्या हो जाएगा, पीवी डिवाइडेड बाय पीवी तो रहने देते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। इस कैपिटल एम को सिर्फ उस साइड हम लोग लेकर चले गए। तो बताओ, तो अब इन पूरे चीज को अगर इधर ले आते हो तो बताओ तो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, देखना ध्यान से रखना। तो P इज इक्वल टू वॉल्यूम को उधर कर दिए तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी बाय कैपिटल एम। और अभी मैंने बताया कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, D,
आर टी बाय कैपिटल एम, बस बन गया। यही एक फॉर्मूला है क्या चीज के लिए, डेंसिटी। यदि सीधे डेंसिटी निकालना हो गैस का तो वो कितना हो जाएगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, पीएम मतलब प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय आर टी। याद हो गया, पीएम बाय आर टी इज डेंसिटी ऑफ द गैस। हियर डी इज व्हाट, डी इज डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रुक जा रहे हैं। डेंसिटी वगैरह हमने निकालना सीख लिया, फॉर्मूला तो देख ही लिया, और इन सारे फॉर्मूलाज को बच्चों प्लीज 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 याद करना। और इवन आर का वैल्यू जो होता है अलग अलग यूनिट के साथ, वो भी अच्छे से याद करना, एकदम दिमाग में, एकदम खून में ऐसे काटे तो खून से निकले आर का वैल्यू, इस तरह से याद रखना, क्योंकि आर का वैल्यू हर जगह इस्तेमाल होगा अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पर आधारित इतना सारा क्वेश्चन करना है। जो आप लोगों को असाइनमेंट मिला है उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर जाओ। वो असाइनमेंट गूगल ड्राइव पर भी मिलेगा, जो कि आप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ इससे संबंधित जो स्टिकर आप लोगों को मिला है आइडियल गैस इक्वेशन का स्टिकर, उसमें भी लगभग 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, सब आईटी एडवांस लेवल का है। उन सारे क्वेश्चंस को प्लीज कर जाओ आप लोग, और उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं अगले लेक्चर में आ रहा हूं। ठीक है, ओके, बाय बाय।